अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमने एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है जो कि इनिशियल लेवल पे हमारा स्टार्ट हुआ था बेटा। इसका नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेटा हमने जो है वो डिस्कस करना है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेटा हम डिस्कस करते हैं। आवाज़ आ रही बेटा सबको? हेलो, यस सर। चलो ठीक हो गया बेटा। इसमें हमारे पास है बेटा जो हमने आज डिस्कस करना है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये वजूद में आया बेटा। सेकंड, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, काम क्या करता है, किस तरह काम करता है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शनलिटीज, यानी उसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से इसके हिस्से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। और कुछ दूसरे भी हम आर्किटेक्चर्स देखेंगे जो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर हम इसके साथ कुछ ये देखेंगे कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स है इसका फ़ायदा क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और हम इसके अल्टरनेटिव कौन से। सर लियाकत का लेक्चर स्टार्ट हो गया किया है वो काइंडली ऑन कर लीजिए। बस इनका लेक्चर स्टार्ट हो गया हुआ, ठीक है। ओके, दूसरे आर्किटेक्चर्स के साथ बेटा हम क्या करते हैं, उसका कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। स्टार्ट में आते हैं बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं बेटा आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर बेटा कोई भी आपके पास डिज़ाइन हो किसी चीज़ का, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक डिज़ाइन है जो एक घर का है। सिंपल ये कुछ आपके पास जो है ये रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, ठीक है, और ये आपके पास कुछ किचन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें इसमें, और ऊपर से ये रूफ़ और साथ में कुछ सेहन वगैरह है। तो ये एक आर्किटेक्चर बताया गया, एक घर का आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया गया, ये वाला एक किसी घर का जो है आर्किटेक्चर शो किया गया है। इसी तरीके से ये MCV मॉडल कंट्रोलर व्यू, ये आर्किटेक्चर जो होता है वो प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम, चाहे वो जावा में आप करें, चाहे आप C++ में करें, C# में करें, तो ये जो है आर्किटेक्चर जो होता है वो यूज़ होता है। इसके काम करने का थोड़ा तरीका ऐसे होता है। व्यू जो होता है वो आपके सामने जो पेज डिस्प्ले हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे कोई साइट खोली हुई है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे नेम लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक फील्ड आ जाती है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक फील्ड आ जाती है। इस तरीके से और भी काफ़ी फील्ड्स आ जाती हैं। जो आपके पास डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है जब आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं, वो आपके पास व्यू होता है। अब ये डेटा जो है कहीं न कहीं जाके स्टोर होता है, कहीं न कहीं से जाके आप डेटा जो है लेके आते हैं, वो काम करता है कंट्रोलर। कंट्रोल का क्या काम होता है, वो डेटा को जो है वो रिट्रीव करता है, या डेटा को आप जो है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मिसाल तो ये आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर करते हैं और यहाँ से आप लेके आते हैं। मॉडल क्या काम करता है, मॉडल वो लॉजिक डिफाइन करता है जिसके तहत कोई डेटा आप लेके आते हैं या उसमें रखते हैं। उनमें क्लासेस स्ट्रक्चर होता है, उसमें ERD एंटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होती हैं, ये सारे लॉजिक्स यहाँ पे पड़े होते हैं। इस तरीके से ये पूरा जो है ये वर्क करता है। इसी तरीके से ये एक आपके पास आर्किटेक्चर दिखाया गया है, ये भी एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि पावर स्टेशन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जहाँ पे ये
300 किलोवाट की को पावर है, ये आगे जनरेट होकर आगे जा रही है। इसी तरीके से एक और है, और ये मुख्तलिफ जगहों से कंपोनेंट से होती हुई एक जगह पे पहुंच जाती है। पावर स्टेशन का ये है, ये आपके पास घर का। तो कोई भी आपके पास बेटा डिज़ाइन हो, उसको हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसी तरीके से वॉन न्यूमन का भी एक डिज़ाइन है, एक आर्किटेक्चर है, वो हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, हमारे पास कुछ होते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं नॉन फिक्स्ड या फिर वेरिएबल टाइप्स के प्रोग्राम। अब आपके सामने ये एक कैलकुलेटर की एग्जांपल है। अब कैलकुलेटर में आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये इस कैलकुलेटर जो आपके पास ये सिंपल है, इस कैलकुलेटर में आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें, कोई ऐसे लिखना चाहें, कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहें, तो टेक्स्ट इसमें आप जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं रखता। अगर आप इसमें कोई ऑडियो स्टोर करना चाहें तो ऑडियो नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। कोई वीडियो स्टोर करना चाहे नहीं रख सकते, कोई ग्राफिक्स स्टोर करना चाहे नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चंद मखसूस काम करने के लिए बनाया गया है। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम। फिक्स प्रोग्राम में जो चंद मखसूस प्रोग्राम होते हैं, जो चंद मखसूस फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म किया जाता है। अब इसकी बेटा हम डिटेल देख लेते हैं। आपके पास ये फिक्स प्रोग्राम है, दे वर डिजाइन टू डू वेरी स्पेसिफिक ऑपरेशन। जैसे मैंने अभी बताया, ये प्लस कर सकता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन वगैरह। अ कैलकुलेटर इज अ फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। इट कैन डू बेसिक अरिथमेटिक्स, बट इट कैन नॉट एज यूज्ड एज अ वर्ड प्रोसेसर और गेमिंग कंसोल, यानी कि गेम्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, कोई भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं, उस पे हम जो है ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। मे बी इधर हो वर्ड का प्रोग्राम, तो अक्सर आपने देखा होगा एमएस वर्ड का प्रोग्राम, तो उसमें आप जो है ना काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद है चेंजिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ फिक्स प्रोग्राम मशीन रिक्वायर री राइटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीडिज़ाइनिंग द मशीन। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप जो है वो इन्हेंस करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड है आपके पास, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है और प्लस है। अब चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर में कुछ और फंक्शन हो, जैसा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, साइन का आ जाता है, कॉस का आ जाता है, लॉग आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि ये फंक्शन भी इसमें ऐड हों, तो आप इस कैलकुलेटर को जो है चेंज नहीं कर सकते। आपको इस मकसद के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे फंक्शन मौजूद हों। फिर आपको उसका नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक नया जो है आपके पास उसके हार्डवेयर, या एक नया जो है आपको जो उसके डिज़ाइन है, या उसके जो आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो उसके कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर के, वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर वो आगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दोबारा से करनी पड़ेंगी, नए सिरे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिक्स में आप कुछ इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते। कुछ भी आपने नया करना है, या उसको आपने कुछ फंक्शन एडिशन करने हैं, या इसमें से कुछ फंक्शन डिलीशन करने हैं, तो आपको नए सिरे से नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, इट कुड टेक 3 वीक टू सेट अप अ प्रोग्राम ऑन एनिक। एनिक आपके पास फर्स्ट जो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था, जो कि शुरू शुरू में बना था। इसको करने के लिए तकरीबन प्रोग्राम बनाने के लिए 3 हफ्ते लग जाते हैं। यानी कि ये इतना जो है इसका काम टफ है कि उसके लिए आपको 3 वीक्स लग जाते हैं मुसलसल, अगर आप उसको प्रोग्राम बनाना पड़े आपको तो। नेक्स्ट में आ जाते हैं बेटा। अब स्टोर्ड प्रोग्राम, ये बेसिकली जो है थ्योरी थी वॉन न्यूमन की। A stored program computer is one that stored program instruction in electronic memory. आपके पास कोई कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, उसके अंदर कुछ आप इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायत उसमें आप फीड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। बाद में उन हिदायत को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, जिसमें आप प्रोग्राम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये यानी कि वेरिएबल प्रोग्राम कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसमें देखें, देयरफॉर इजीली प्रोग्रामेबल, वॉन न्यूमन
इज अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर लेट 1940। 1940 में जो है उसने जो है ये कुछ कंसेप्ट दिया था। आल्सो नोन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसटन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर दिया था उसका नाम क्या है, प्रिंसटन आर्किटेक्चर। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी आप पूछा जा सकता है और बाज़ औक़ात जो है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इंट्रोड्यूस बाय जॉन वॉन न्यूमन। ये कौन था, ये हंगरियन भी था और अमेरिकन भी था, यानी कि इसके पास डुअल ऑफ नेशनलिटी कह रहे हैं वहाँ पे थी। और किस किस फील्ड में इसकी महारत थी, एक तो बेटा मैथ में थी, मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था यानी कि फिजिक्स में भी इसमें एक्सपर्टीज थी, और साथ में कंप्यूटर साइंटिस्ट था। पहले जो लोग होते थे वो कई फील्ड में जो है वो महारतें रखते थे और उनमें वो काम करते थे। अब जो है इनका जो है थोड़ा सा वो स्पेसिफाइड फील्ड्स आ गई हैं। बल्कि वॉन न्यूमन जो था वो तीन चीज़ों में महारत रखता था, मैथमेटिशियन भी था, फिजिक्स भी था और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी था। अब अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के लॉजिक्स कंप्यूटर की कैलकुलेशन में लगते हैं, फिजिक्स जो है उसके कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। तो ये मतलब हर लिहाज से कंप्यूटर के लिए बेहतर था। अब हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है, आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये आपके पास मेन सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कि डेटा कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए काम आती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जो आजकल यूज़ करते हैं, जैसे कि माउस करते हैं बेटा, कीबोर्ड करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से स्कैनर करते हैं। जो जितनी भी डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का काम आती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसी तरीके से बाज़ डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर से डेटा लेती हैं, जैसे कि आपके जो है स्क्रीन हो गई, स्क्रीन आपके पास मॉनिटर जैसे हो गया, आपके पास एलसीडी हो गई, या स्पीकर हो गए, या फिर प्रिंटर हो गया। अब ये सारे काम क्या करते हैं, इससे हम डेटा वसूल करते हैं। प्रिंटर हार्ड कॉपी आपको दे देता है, स्पीकर आपको साउंड देता है, एलसीडी आपको वीडियो जो है विजुअल दिखाता है। तो ये आपके पास आउटपुट है। यहाँ पे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, एक ये एरो है, एक ये एरो, इनका भी एक ख़ास मकसद है। ये जो है इनको कहते हैं बेटा डेटा बस। डिफरेंट बसेस आपने शायद स्टडी की हूँ। बसेस क्या होती हैं, बेसिकली ये बेटा वायर्स होती हैं या लाइंस होती हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। मुख्तलिफ किस्म की बसेस होती हैं, कोई एड्रेस बस होती है, कोई डेटा बस होती है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ डेटा स्टोर करने के काम आती हैं, को डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेने के काम आती हैं, कुछ होती हैं उनके एड्रेस वगैरह स्टोर करती हैं। अब हम आ जाते हैं सीपीयू की तरफ, इसका जो मेन कंपोनेंट्स है, कोर कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। अब सीपीयू में आपके पास इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक आपके पास ये सीयू है, ये कहलाता है कंट्रोल यूनिट। एक आपके पास एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक आपके पास है रजिस्टर। अब सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ये करता है कि जितने भी उसमें फंक्शन हो रहे होते हैं कंप्यूटर में उनको मैनेज करता है, उनका टाइम रेफरेंस देखता है। उसके अलावा उसमें वो देखता है कि टाइम कौन सा फंक्शन किस वक्त जो है एग्जीक्यूट होना है, उसकी शेड्यूलिंग करता है। और साथ में ये देखता है कि क्या वो फंक्शन परफॉर्म हो भी सकता है या नहीं, उसके लिहाज से उसकी वो एक किस्म का आप कह लें कि ये एक निगरान होता है जो कि हर चीज़ की निगरानी कर रहा होता है। अब अगर हम आए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू की तरफ, तो ये दो काम करता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एएलयू और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड का काम करता है। 2+3 हो गया, 5 - 9 हो गया, 6 × 8 हो गया,
7 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा है। ये आपके पास क्या होता है, अरिथमेटिक यूनिट में होता है, अरिथमेटिक पार्ट में होता है। एक दूसरा होता है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट ये देखता है कि आपका जो लॉजिक है वो क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं ए इज इक्वल टू आपके पास है 9, बी इज इक्वल टू आपके पास है 20। अब ये चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज लेस देन बी है, या ए इक्वल टू बी है। ये मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक्स हैं। इसमें आप ग्रेटर देन इक्वल भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, और इक्वल टू कर सकते हैं। इस किस्म के ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी आपके पास हो सकता है। तो लॉजिकल यूनिट क्या करता है, ये आपको लॉजिक बताता है क्या कोई चीज़ ग्रेटर है, लेस है, या इक्वल है या नहीं है। जबकि अरिथमेटिक हमारे पास क्या करता है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता है। समझ आ रही बेटा सबको? चलें जी, अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारे पास है इसके रजिस्टर। आपके पास पीसी है, सीआईआर है, एसी है, एमएआर है, एमडीआर है। पहले तो हम देखते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर ये ऐसे को मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहां पर डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है, वक्ती तौर पर स्टोर किया जाता है, फिर वो यूज़ कर लेता है कौन, सीपीयू। इसका ताल्लुक जो होता है वो सीपीयू के साथ होता है, सीपीयू के साथ होता है, और सीपीयू जो है वो इनको कंज्यूम करता है। अब वन बाय वन हम रजिस्टर्स को बेटा देख लेते हैं कि ये रजिस्टर कौन कौन से हैं और क्या क्या काम जो है वो सरंजाम देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा पीसी रजिस्टर है। इसको हम बेटा पूरा नाम इसका कहते हैं बेटा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये आगे बस डिटेल इसकी आ जाएंगी। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आपके पास क्या करता है, ये आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं उन इंस्ट्रक्शन को काउंट करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शन चल चुकी हैं और कितनी इंस्ट्रक्शन अभी जो है वो बाकी हैं। मिसाल के तौर पर ये इस तरीके से ये एक किस्म का पॉइंटर होता है। यहाँ पे फर्ज करें जो कोई इंस्ट्रक्शन है वो चल रही है और ये इंस्ट्रक्शन चल चुकी है और ये अभी चलनी है ये इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं, उनको ये होल्ड करके रखता है। जो ही वो चल जाएगी उसके ऊपर ये आ जाएगा, नेक्स्ट पे पॉइंटर शिफ्ट हो जाएगा, और साथ में ये काउंट करता जाता है कि ये एक चल गई है, दूसरी चल गई है, तीसरी चल गई, चौथी, पांचवी, और ये काउंट करता रहता है इसके साथ साथ। इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम जो है पीसी का, ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको ये काउंट करता है। अब हम आ जाते हैं सी आई आर की तरफ। अब सी आई आर हमारे पास क्या करता है, ये करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है कि जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसको जो होल्ड करता है उस टाइम पीरियड के दौरान जब तक वो चल रही होती है, उस हिदायत को जो है वक्ती तौर पर ये होल्ड करता है। अब हमारे पास आ जाता है एसी। एसी हमारे पास होता है अकोमुलेटर रजिस्टर। ये क्या करता है, ये आपके पास जो इंटीजर टाइप वैल्यू होती हैं या कैलकुलेशन वाली वैल्यूज होती हैं उनको रखता है। इन टाइप की वैल्यूज हो गई या फ्लोट टाइप की वैल्यूज हो गई, इंटीजर टाइप जो वैल्यू होती है उनको ये रखता है वक्ती तौर पर। फिर हमारे पास आ जाता है एम ए आर। एम ए आर हमारे पास होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, और ये मुख्तलिफ किस्म के एड्रेसेस जो होते हैं वेरिएबल्स के, लोकेशंस के, उनको जो है ये स्टोर करके रखता है कि फ़लाँ वेरिएबल इस जगह पे स्टोर होगा, फ़लाँ वेरिएबल इस जगह पे स्टोर होगा। तो ये आपके पास अगर मेमोरी चंक्स हैं यहाँ पे, तो ये वहाँ पे एड्रेस है तो इसका एड्रेस इसके पास होगा। इस तरीके से यहाँ पे कोई चीज़ है तो इसका एड्रेस होगा। ये उनके क्या करता है, एड्रेस स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एम डी आर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या करता है कि जो काम हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन हो रहा होती है, उसको एक कॉपी बना के सेव करता है, एक कॉपी बना के यहाँ पे सेव करता है ताकि उसको बाद में हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाए। और सेकेंडली उसको ये एक और काम भी करता है, जो आपके पास डेटा होता है उसको डी कोड भी करता है। आपको पता है कि डेटा किसकी फॉर्म में 10 या 011 की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है उसमें, तो यहाँ पर आता है तो उसको वो क्या करता है, डी कोड करके आगे जो है वो फराहम करता है।
ये तमाम रजिस्टर जो होते हैं ये सीपीयू के साथ जो होते हैं लिंक्ड होते हैं और उनके हिसाब से जो है ये काम करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं मेमोरी यूनिट की तरफ। इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, ये सेंट्रल प्रोसेसर। अब मेमोरी यूनिट आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, जो ये वॉलेटाइल होती है। अगर आपके पास लाइट आ रही है तो ये वर्क कर रही होती है, लाइट चली जाती है तो ये वर्क करना ख़त्म कर देती है। जैसे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है रैम। रैम में क्या होता है कि जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं वो उस वक्त जो होता है वो रैम के अंदर जो है वो चल रहा होता है। जो ही आपकी लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो रैम से सारे जो प्रोग्राम है वो वाइप आउट हो जाते हैं। अगर हम दूसरी मेमोरी की तरफ आए उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है, ये जो है डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। इसमें आर्जी होता है और इसमें होता है मु- हमेशा के लिए होता है परमानेंट। जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, यूएसबी हो गई, उनमें डेटा क्या होता है, ये परमानेंट स्टोर होता है। तो अगर वो लाइट चली भी जाए तो यहाँ से डेटा कहीं नहीं जाता। जब लाइट आए तो दोबारा से वो डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो मेमोरी यूनिट्स आ गए। ये टोटल आर्किटेक्चर जो था ये आपके पास वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है। समझ आ गई आर्किटेक्चर की बेटा? जी। नेक्स्ट हम आते हैं, इस आर्किटेक्चर्स के हिस्से जो हैं जो हमने अभी देखे हैं उसको हम जो है वो थ्योरेटिकली जो हम डिस्कस करते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज एबिलिटी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी अलोंग विद द डेटा ऑन विच दोज इंस्ट्रक्शन ऑपरेट। अब इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी न किसी चीज़ पे जो है ऑपरेट करेंगे डेटा पे। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास एक कैलकुलेटर है जो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर है, उसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब जो कैलकुलेटर है बेसिकली ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये पीस ऑफ कोड होता है जो कि मिलकर बनाता है ये कैलकुलेटर। अब आप इसके ऊपर जो काम करते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका डेटा होता है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देख लें एम एस वर्ड का देख लें या नोट पैड का देख लें या कोई भी आप इस तरीके का एडिट सॉफ्टवेयर देखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें भी आप डेटा क्या करते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वो आपके पास डेटा होता है और जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि आप वो उन हिदायत पर अमल करता है जो आपके आप देते हैं। मिसाल तौर पर इसमें आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कॉपी ये क्या है, वो उसको इंस्ट्रक्शन जो है उसको मिलेगी किस चीज़ को कॉपी कर दे, वो कॉपी कर देगा। उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं या उसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शन इसके पास अवेलेबल होती है जिसको आप यूज़ करके अपना डेटा जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। Von Neumann architecture describes the general framework or structure that a computer's hardware आपके पास हो सकते हैं, programming data should flow। अब आपके पास हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ें उसको जो है वो फॉलो करता है। हार्डवेयर आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहे होते हैं। Even almost modern computers and mobile devices are designed based on this fundamental component। कंसेप्ट जो आपके पास ये मिला है इसी के बेस पर अब जो जदीद किस्म के कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी बेस पर चल रहे हैं। इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है, सीपीयू है और मेमोरी है, और साथ में बसेस हैं। बसेस वो जो एरो के जरिए जो हमने देखा था डेटा वगैरह को चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो बसेस थी। आईओ इंटरफेस की तरफ हम आए। आईओ इंटरफेस अलाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप डेटा लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर आता है, यानी कि इनपुट डिवाइस के जरिए आप जो है फर्ज करें कीबोर्ड से जो है आप डेटा इसमें एंटर करते हैं और मॉनिटर आपको डेटा जो है वो दिखाता है। अब मॉनिटर आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। वो यही कह रहा है द इंटरफेस अलाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद क्या करता है, अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू द यूजर एंड टू स्कैन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क एंड केप्ट ड्राइव्स। और टेप ड्राइव्स आपके पास हो सकती हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसके साथ डेटा ये कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है यूज़र जो है वो कोई ना सुनना चाहता है जो कि हार्ड ड्राइव के ऊपर आपकी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए हार्ड ड्राइव को एक्सेस करते हैं, वहाँ से आप कोई नाम सेलेक्ट करते हैं, उसको प्ले करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, प्ले हो जाती है। अब यूज़र के साथ ये कंप्यूटर बेसिकली इंटरएक्ट कर रहा है, यूज़र उसको
इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो उस पर अमल कर रहा है। जो डिस्क के साथ हो सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम के साथ जो है वो यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। कोरल ड्रा हो सकता है आपके पास, और आपके पास और डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कैलकुलेटर सिंपल हो सकता है, वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, एक्सेल शीट हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्यूटर से बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये आपके पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस आ गया। अब हम आ जाते हैं सीपीयू की तरफ, जो हमारा इसका कोर यूनिट होता है, इसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, तीन इसके मेन हिस्से होते हैं। एक हमारे पास है कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, और एक हमारे पास रजिस्टर है। ये जो हम पहले डिस्कस वैसे कर चुके हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग हाउ डेटा मूव अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। कि उनको ये निगरानी कर रहा होता है कि किस तरीके से डेटा कहाँ पे अमल कर रहा होता है, और साथ में कंप्यूटर जो है ये डिकोडिंग वगैरह काम करता है। आपको पता है कि आपका जो डेटा होता है वो हाई लेवल में होता है, जो हमें समझ आता है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले इनकोड करता है अपनी बाइनरी फॉर्म में, और जब हमें चाहिए होता है तो दोबारा जो है वो डिकोड करके हमें दे देता है नॉर्मल फॉर्म में। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं 8 और कंप्यूटर को स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर में 8 नहीं स्टोर होगा। ये सबसे पहले क्या होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब आपने डेटा दिया 8 और ये स्टोर हुआ 100 की फॉर्म में। जब आपको दोबारा कॉल करना होगा तो ये डेटा दोबारा क्या होगा, ये डी कोड, ये इनकोड हो गया। अब ये दोबारा डी कोड होगा। अब डी कोड कैसे होता है, वो नॉर्मल जिस तरीके से आप करते थे बाइनरी से डेसिमल में, उस तरीके से ये आपके पास जो है वो डी कोड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 0 1 2 और 3 ये 8 हो जाएगा, और ये 0 0 0 आ जाएंगे सारे। तो 8 आपके पास दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से ये डी कोड करता है। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। सीक्वेंस से मुराद यह है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दी है कि किस लिहाज से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसी लिहाज से उसी सीक्वेंस में वो उनको फॉलो करेगा। मिसाल तो पहले आप कॉपी करते हैं, वो पहले कॉपी के इंस्ट्रक्शन चलाएगा, फिर आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट के इंस्ट्रक्शन चलाएगा, थर्ड में आप जो है कोई आप वीडियो प्ले करते हैं, वो उसकी इंस्ट्रक्शन प्ले करेगा। तो वो सीक्वेंस के लिहाज से इंस्ट्रक्शन जो है आपके पे अमल करता जाएगा, जो उसको मिलती जाएंगी। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमने भी देखा है, कैरीज आउट द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स। द इनपुट इन द एएल यूनिट आर द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन कॉल्ड ऑपरेंट्स। डेटा आपके पास जो होता है, जो उसको दे रहे होते हैं, उसको ऑपरेंट्स कहते हैं। एंड अ कोड इंडिकेटिंग द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। एएलयू आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्म्ड ऑपरेशन। जैसे आपको दिया ये 7 + 8 दे दिया, तो ये आप डेटा दे रहे हैं, ये आपके पास ऑपरेटर है, और ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 15 का। बेटा आपकी अटेंडेंस हो जाए, बाद में जो है थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा, हमारे पास ये आ गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें सीपीयू रजिस्टर्स आ जाते हैं। अब रजिस्टर्स हमने सारा ये देखा था, अकोमुलेटर रजिस्टर एसी स्टोर्स द रिजल्ट्स ऑफ अकोमुलेटर मोड। द एएलयू टेम्परेरी तौर पर आप जो है रजिस्टर इसमें जो है वो डेटा स्टोर करते हैं। अकोमुलेटेड मोड जो होता है वो आपके पास होता है कि वो काउंट करता जाता है, ठीक है, और जब वैल्यू ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करता है। इंटीजर टाइप की वैल्यूज इसमें जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। उसके अलावा प्रोग्रामिंग काउंटर है, कौन सी इंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, कीप द ट्रैक ऑफ लोकेशंस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। जैसे आपको बताया था कि अभी ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, इनका ये सारा ये आपके पास 1 चल गई, ये दूसरी चल रही है, तीसरी चौथी, इस तरीके से ये उनका जो ट्रैक रखता है। बट द प्रोग्राम्स काउंटर्स देन पास दिस नेक्स्ट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। जब वो इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो वो क्या करता है, ये चीज़ें किसको देता है, मेमोरी एड्रेस
रजिस्टर को दे देता है। स्टोर्स द मेमोरी लोकेशंस, उनके मेमोरी की लोकेशंस को वो क्या करता है, स्टोर करता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे जो है उसका एड्रेस उसने रखना है या उसका एड्रेस वो रखता है। इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, जो इंस्ट्रक्शन आगे जो भी चलनी होती हैं उसका वो एड्रेस रखता है कि ये इंस्ट्रक्शन चलेगी और ये कहाँ पे जाके स्टोर होगी। उसके बाद है मेमोरी डेटा रजिस्टर, स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम। अब वो ये क्या करता है, ये तो उनके एड्रेस रखता है, ये उनका डेटा रखता है। फ़र्क ये है, मिसाल तौर पर अगर आपके पास ये ए इज़ इक्वल टू 15 है, अब ये डेटा 15 यहाँ पे आएगा और इसका एड्रेस है 007B सपोज, तो ये इसका एड्रेस रखेगा। इनमें ये डिफरेंस है। तीसरा है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो उस वक्त चल रही होगी इंस्ट्रक्शन, जो प्रोसेस चल रहा होगा उस दौरान वो इसके अंदर रहेगी। जब वो चल जाएगा तो वो उसको आगे पास आउट कर देगा। स्टोर द मोस्ट रीसेंट फेच्ड इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज वेटिंग टू बी डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये तब तक रहेगी जब तक वो चलती रहे। जब वो चल जाएगी तो फिर ये यहाँ से चली जाएगी। अब हम मेमोरी की तरफ आ जाते हैं। द कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। आपके पास जो है मेमोरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इंस्ट्रक्शन डेटा कुछ भी आप उसमें रख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन से मुराद है किसी किस्म का आप सॉफ्टवेयर वहाँ पे रख सकते हैं, और डेटा से मुराद है किसी किस्म का आप डेटा चाहे MP4 वीडियो में रख सकते हैं, ऑडियो में रख सकते हैं, वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपके पास VLC प्लेयर हो गया, और इसके अलावा कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएंगे। डेटा आपके पास आ जाएगा, कोई आपके पास नाते हैं या सॉन्ग्स हैं या मूवीज़ हैं या कुछ डेटा फाइल हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। कंसिस्ट ऑफ मैनी मेमोरी सेल्स स्टोरेज यूनिट। आपके पास क्या होते हैं, जब वो स्टोर करता है चीज़ें तो वो उसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं वो पोर्शन बने होते हैं, और हर पोर्शन को हम सेल बोलते हैं। ये मेमोरी यूनिट कहलाता है। और फिक्स साइज, ईच सेल हैज़ एन एड्रेस एसोसिएटेड विद इट। हर सेल का जो होता है, अब यूँ समझ लें कि एक छोटा सा घर है, उसका एक यहाँ पे पता होता है, 00B हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, हर एक एड्रेस होता है, ताकि जब भी आप जो है डेटा यहाँ से पिक किया जाता है तो उसके एड्रेस के मुताबिक जो है वो डेटा यहाँ से उठाया जाता है। टू ऑफ द कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ मेमोरीज आर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, USB वगैरह आ जाती है। रैम आपकी होती है जहाँ पे प्रोग्राम जो होती है वो चल रहे होते हैं। मेमोरी विड्थ, हाउ मैनी बिट्स इन ईच मेमोरी सेल। एक सेल में जो है कितने जो है वो बिट्स आ सकते हैं, वो आपके पास 8 बिट आते हैं, और 8 बिट को हम एक बाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये उसकी जो है टोटल विड्थ आ जाती है कि एक सेल के अंदर कितनी आ जाती है। उसके बाद एड्रेस विड्थ, हाउ मैनी बिट्स यूज्ड इन अ प्रेजेंट ईच एड्रेस। एक एड्रेस है उसमें कितनी जो है वो बिट आपके पास आ रही है। उसके साथ आ जाती है एड्रेस स्पेस, द नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइएबल मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन अब ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इसको टोटल को काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस स्पेस आप फाइंड कर सकते हैं, उसमें कितनी स्पेस है। और ये इसका फार्मूला होता है 2n। जितनी आपके पास स्पेस होगी उसके आप n के रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। एडवांटेज इसके क्या है वन ह्यूमन आर्किटेक्चर्स के? कंट्रोल यूनिट गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द सेम वे फ्रॉम वन मेमोरी, कि वो डेटा को जो है लेता है, वो इंस्ट्रक्शंस लेता है और डेटा लेता है, एक ही तरीके से लेता है। इट इज़ अ सिंप्लीफाइड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। क्योंकि इनका दोनों का मेथड सेम होता है, यानी इंस्ट्रक्शन लेने का और डेटा लेने का, तो इस वजह से ये थोड़ा सिंपल है। डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड द डिवाइसेस आर एक्सेस्ड इन द सेम वे। अब इंस्ट्रक्शन भी एक तरीके से लेता है और डेटा भी चूंकि सेम तरीके से लेता है, तो उसको एक्सेस भी इसी तरीके से लिया जाए, यानी कि इसको एंटर करना और इसको रिट्रीव करना, दोनों के मेथड सेम होते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स। मेमोरी कितनी आपने जो है इसमें रखनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, कितना डेटा रखना है, कितनी इंस्ट्रक्शन इसमें रखनी है, कितने प्रोग्राम्स रखने हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स के हाथों में होते हैं। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो हम देख लेते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस। सीरियल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, दूसरी वेट करेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी वेट करेगी, तीसरी चलेगी, चौथी अब ये करेगी। पैरेलल में ये होता है कि आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन, ये 4 इंस्ट्रक्शंस है, ये एट अ टाइम जो है ये इस तरीके से चल सकती हैं, इनको पैरेलल्स कहते हैं। वन बस इज अ बोटलनेक,
ओनली वन इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस एट द सेम टाइम, वो एक ही बस से एक ही डेटा जा रहा होगा। अगर आपके पास यहाँ पे 3-4 बस हैं, यानी कि उसके रूट्स हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के डेटा आ सकते हैं, लेकिन उसमें रूट एक ही होता है, तो उसी के ऊपर ही जो है वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज द डेटा कैन बी accidentally rewritten by an error in the program, क्योंकि एक ही चीज़ पे जो है लोकेशन पे सारा डेटा पड़ा होता है, तो बाज़ औक़ात बाई मिस्टेक जो है इस एक डेटे के ऊपर आप दोबारा कोई डेटा लिख देते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, वो रीराइट कर देता है, पहला डेटा ख़त्म कर देता है, दूसरा नया लिख देता है। अल्टरनेटिव अगर आर्किटेक्चर्स हैं, तो वो आपके पास ये एक आर्किटेक्चर है, इसको हम कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास सीपीयू है, डेटा मेमोरी है और मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी है। ये आपके पास वो डिवाइस है जो इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं। आपके पास यहाँ पे ये भी बस है और ये भी बस है। अब ये दो पैरेलल बसें जो है मिल के जो है सीपीयू को डेटा फराहम कर रही हैं। प्रोग्राम मेमोरी से भी आ रही हैं और डेटा मेमोरी, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन और डेटा सेपरेट जगह पे रखा हुआ है, और ये जो है पैरेलल तरीके से इसको एक्सेस हो रहा है, ये थोड़ा एफिशिएंट होगा। मेमोरी फॉर द डेटा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पड़े होते, एक ही जगह पे नहीं पड़े होते, जैसे कि वॉन न्यूमन में था। टू मेमोरीज विद टू बसेस अलाउ पैरेलल एक्सेस टू डेटा, यानी कि आपके पास पैरेलल ये अप्रोच आ जाती है कि आप कर सकते हैं। बट कंट्रोल यूनिट फॉर टू बसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये टू बस का टाइम जो है वो सर्व कर रहा होता है, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो जाता है। और नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा महंगा भी है। वो अब इसकी जो है समरी बेटा थोड़ी सी देख लेते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन अ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स है, इसमें 3 उसके हिस्से होते हैं, और जो मॉडर्न कंप्यूटर है, अब 70 साल इसको हो गए आर्किटेक्चर, वो भी अभी तक इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, इसके अलावा अल्टरनेटिव हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? हेलो, यस सर। समझ आइए बेटा, यस सर। इजी था ना? यस सर। चलो बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, आपने इसकी जो है ना कुछ डायग्राम बना के उस डायग्राम को अच्छे तरीके से लेबल करना है, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।